हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इससे पहले एजुकेशन में हमने अपना जो फर्स्ट चैप्टर था वो उसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, जो था प्राचीन भारतीय शिक्षा। और इसमें आज हम अपना सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा के यथाकथित दोष या कमियां बताइए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपना जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषताएं, ये अच्छे से आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा और इसको याद भी कर लिया होगा। तो आज हम अपना दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं कि जो प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा थी उसमें क्या क्या कमियां पाई गई। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा के तथाकथित दोष या कमियां। तो इसमें कुछ मतलब हर एक चीज़ में आप देखते होंगे कुछ गुण होते हैं तो कुछ अवगुण भी होते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी कुछ अवगुण या दोष या फिर कमियां पाई गई जो निम्नवत हैं। फर्स्ट, शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं की अवहेलना। जो वैदिक काल था उस टाइम पर जो संस्कृत भाषा थी उसको शिक्षा का आधार माना गया था। तो उस टाइम पर संस्कृत के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की अवहेलना की गई थी। और प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में संस्कृत भाषा को ही शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया था, परंतु इस काल में हमारे देश के कई अन्य अक्षेत्रीय लोक भाषाएं भी प्रचलित थी। लोक भाषाएं भी क्या थी? प्रचलित थी, जिन्हें शिक्षा के माध्यम के रूप में कोई मान्यता नहीं दी गई। अक्षेत्रीय भाषाओं की इस अवहेलना को प्राचीन कालीन शिक्षा का एक दोष माना जाता है, क्योंकि इस प्रचलन के परिणाम स्वरूप उस काल में शिक्षा का प्रचार और प्रसार सीमित ही रहा तथा अक्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी अक्षेत्रीय भाषा है कोई और आपको एजुकेशन दी जाए वो किसी अन्य भाषा में दी जाए, या फिर आप मान लीजिए कि आप हिंदी के ज्ञाता हैं और आपको एकदम से आपको क्या पढ़ाया जाए, संस्कृत या फिर इंग्लिश में आपको पढ़ाया जाए, तो उससे क्या होगा, आप जो शिक्षा है उसे प्राप्त करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और इससे क्या होगी, इसी तरीके से वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा थी, वहाँ की जो प्रचलित लोक भाषाएं थी, उनका क्या हुआ, उस टाइम पर अवहेलना हुई और वहाँ पर संस्कृत भाषा को प्राथमिकता दी गई। सेकंड, शिक्षा में धर्म को अधिक महत्व देना। उस टाइम में जो शिक्षा थी उसमें धर्म को अधिक महत्व दिया गया था और जीवन के अन्य पक्षों की क्या हुई थी, अवहेलना हुई थी। थर्ड, शिक्षा में धर्मनिरपेक्ष विषयों की अवहेलना। शिक्षा में धर्म को सामान्य से अधिक महत्व प्रदान करने के कारण प्राचीन कालीन जो शिक्षा थी उसमें विभिन्न धर्म निरपेक्ष विषयों की प्राय अवहेलना की गई थी। इस प्रवृत्ति के कारण प्राचीन कालीन शिक्षा का धर्म प्रधान पाठ्यक्रम शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल ही रहा। क्या हुआ, वहाँ पर धर्म को प्राथमिकता दी गई तो अन्य जो उद्देश्य थे उसमें जो शिष्य थे वो ज्ञान प्राप्त करने से वंचित रह गए, असफल रह गए। समाज का एक वर्ग क्या था, शिक्षा से वंचित रहा। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उस टाइम में जो वर्ण व्यवस्था में लोगों को बांटा गया था, जैसे आजकल जाति प्रथा है कि ये उस धर्म से संबंधित है, ये उस धर्म से संबंधित, कास्ट होती है जो, उस टाइम पर भी चार क्या थे, वर्ण थे। पहला वर्ण था ब्राह्मण, दूसरा था अक्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और फोर्थ था शूद्र। तो जो शूद्र थे वो सबसे निम्न कोटि में आते थे उस टाइम पर, तो उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो उसमें समाज का जो एक वर्ग था वो शिक्षा प्राप्त करने से हमेशा वंचित रहा। उस कास्ट के लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। जन शिक्षा के आदर्श की अवहेलना। किसी भी शिक्षा प्रणाली के मूल्यांकन के लिए शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार अर्थात जन शिक्षा की व्यवस्था को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली इस दृष्टिकोण से दोषपूर्ण ही कही जा सकती है। प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा में जहाँ समाज का एक वर्ग को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया, तो दूसरी ओर शिक्षा का जो आधार था वो क्या था, संस्कृत भाषा थी।
तो इस तरीके से क्या हुआ, जो जन शिक्षा के आदर्श है उसकी अवहेलना की गई। इसके बाद स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। किसी भी शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करते समय स्त्री शिक्षा अर्थात बालिका शिक्षा की स्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। यदि तटस्थ भाव को देखा जाए तो प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बालिकाओं की शिक्षा को आवश्यक प्राथमिकता नहीं दी गई। जितनी मतलब स्त्री शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया। और ऐसा प्रतीत होता है, मतलब डॉक्टर प्रभु का एक मत है, उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू शिक्षा योजना का निर्माण केवल भारत के पुत्रों के लिए किया गया था। इस योजना में भारत की पुत्रियों के लिए कोई स्थान नहीं जान पड़ता है। तो इसमें जो स्त्री शिक्षा है उसकी भी उपेक्षा की गई। मुक्त तथा स्वतंत्र चिंतन पर रोक। क्या था, जो उन्होंने अपने रूल्स दिए बस वहीं तक सीमित, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति इसमें न तो अपने विचार प्रस्तुत कर सकता था और न ही अपना चिंतन उन पर अप्लाई कर सकता था। तो मुक्त और स्वतंत्र चिंतन पर रोक लगा दी गई थी। मतलब जो है, जो नियम है बस वो ही है। इसके बाद शिक्षा में हस्तकार्यों की अवहेलना, जैसे कि शिल्प कलाओं को कोई महत्व नहीं दिया गया और अन्य बहुत सारे जो हस्तकार्य किए जाते थे उनका कोई महत्व नहीं था। तो इनकी भी क्या हुई, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा में क्या हुई, इनकी भी अवहेलना हुई। जीवन के व्यवहारिक पक्ष की उपेक्षा। आज माना जाता है कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के सर्वांगीण जीवन का विकास होना चाहिए और प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा मुख्य रूप से जीवन के आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित थी तथा जीवन के व्यवहारिक पक्ष की अपेक्षा या प्राय अवहेलना की जाती थी। इसमें क्या था कि बस जो शिक्षा दी जाती थी वो आध्यात्मिक पक्ष, मतलब गुरु, आत्मा, परमात्मा, इन चीज़ों को ध्यान में रख कर दी जाती थी, न कि किसी की व्यवहारिक, मतलब जो उसकी जीवन में काम आने वाली जो चीज़ें थी उसका ध्यान नहीं रखा जाता था। तो इस स्थिति में शिक्षा एकांगी तथा अधूरी रह जाती थी। तो ये जो सारी है नो की नो हेडिंग, ये आप अच्छे से याद करना। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा के दोष या कमियां बताइए। तो ये फर्स्ट, शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं की अवहेलना। क्या होगा, संस्कृत भाषा पर जोर दिया गया। शिक्षा में धर्म को अधिक महत्व दिया गया, सिर्फ क्या थी, धर्म की बातें थी, न कि व्यवहारिक। और समाज में एक वर्ग, कौन सा, शूद्र जो था, उसको शिक्षा से वंचित रखा गया। जन शिक्षा के आदर्श की अवहेलना, वही बात इसमें कही गई है। और शिक्षा, जो स्त्री शिक्षा है उसकी उपेक्षा की गई। मतलब क्या हुआ, पुत्रों को अधिक शिक्षा प्रदान की गई और स्त्रियों को इसमें कोई खास स्थान नहीं दिया गया। मुक्त तथा स्वतंत्र चिंतन पर रोक। शिक्षा में हस्तकार्यों की अवहेलना। जीवन के व्यवहारिक पक्ष की उपेक्षा। तो आप सभी ये जो क्वेश्चन है और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी अभी तक आपने नहीं किया है, तो ये सारा काम करके आप इसको ग्रुप में शेयर कर देंगे और अपना इसके बाद मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।